गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, जो आज का ये आपका मॉडर्न थिंकर्स का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैं हर बार ये बताती हूँ आपको कि ये यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए मार्केबल है। और यही वो टॉपिक है, कहते हैं ना सफलता की चाबी। ये सफलता की चाबी है। तो आज मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में मैं आपको अंतोनियो ग्राम्सी के बारे में बताने जा रही हूँ। और ये इटली के थे। थोड़ा इनका नाम जो है, अगर हम हिंदी में लेंगे तो अंतोनियो ग्राम्शी करके इनको बोला जाता है। और जब से मैंने अंतोनियो ग्राम्शी को पढ़ा था, तो मैं इनसे बहुत प्रभावित रही थी, क्योंकि ये एक बहुत ही इटली के रहने वाले थे। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के थे। साथ ही साथ इन्होंने साधारण पृष्ठभूमि या ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से निकलने के बाद अपनी इटली में एक बहुत अच्छी पहचान बना ली थी। और ये बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतोनियो ग्राम्शी। देखिए, ग्राम्शी का जन्म जो है, इटली के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। और स्टार्टिंग से ही वो जो थे, बहुत शारीरिक रूप से कमजोर थे और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित थे। उन्होंने तुरिन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। और उन्होंने भाषा से संबंधित विषयों में अपार सफलता हासिल की। लेकिन अपनी फैमिली बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, कि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। और बीच में ही उन्हें विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था। और वो पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय रहे हैं। राजनीतिक सक्रियता के कारण ही उन्हें उनकी विचारधारा को के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो बाद में वे जो है 1915 में अधूरी पढ़ाई छोड़ने के बाद वह जो है एक प्रतिभाशाली पत्रकार बने। उन्होंने जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। बहुत लोग उनको जानने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, पत्रकारिता से उन्होंने राजनीतिक आंदोलनों में प्रतिभाग किया। और इन्हीं राजनीतिक आंदोलन में प्रतिभाग करने से उनकी प्रेरणा और बढ़ी। और वो संसद सदस्य और इटली के साम्यवादी दल के नेता बन गए। ग्राशमी जो थे, इटली के एक प्रमुख नव मार्क्सवादी सिद्धांतकारक रहे हैं। देखिए, मैंने बताया है, जितने भी मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं उन सभी ने आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारधारा में योगदान दिया। नव मार्क्सवाद, नव प्रकारवाद, नव संरचनावाद कहीं ना कहीं उनसे ऊपर की अवस्था है। संरचनावाद या मार्क्सवाद से आगे की मॉडर्न, जिसमें विचारों का, आधुनिक विचारों का समावेश हो जाता है, उसको मॉडर्न थिंकर्स या मॉडर्न हमारी आधुनिक विचारधारा बोलते हैं। उसी में ग्राम्शी ने इटली में जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाया था। इसलिए इनको नव मार्क्सवादी सिद्धांतकारक के रूप में ये जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अपनी प्रतिभा के कारण ये साधारण पृष्ठभूमि से थे, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण इन्होंने इटली में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया है। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने मेंशन किया हुआ है सारे पॉइंट्स को, कि ये प्रमुख आंदोलन संसद सदस्य और इटली के साम्यवादी दल के नेता बन गए। अंतोनियो ग्राम्शी इटली के प्रमुख नव मार्क्सवादी सिद्धांतकारक भी रहे हैं। देखिए, ग्राम्शी की जो गणना है, वो 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिन्होंने मार्क्सवाद के को आगे बढ़ाया था और नव मार्क्सवादी विचारधारा से हमें रूबरू करवाया था, उसमें इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो इनकी गणना 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी चिंतकों में की जाती है। आपने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना के लिए भी जाने जाते हैं। जो मार्क्स ने अपने सिद्धांत दिए थे ना, आर्थिक निर्धारणवाद का और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, ये इससे असंतुष्ट थे। इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि आर्थिक निर्धारणवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दो ही वर्ग रहे हैं। तो इन्होंने इसकी आलोचना की थी। इस आलोचना के कारण भी आपको जाना जाता है। आपने सिद्धांत और राजनीतिक व्यवहार दोनों को समन्वित करने, दोनों को में देखिए, जितने भी सामाजिक सिद्धांत होते हैं और राजनीतिक व्यवहार, दोनों का समन्वित करने का प्रयास आपने अलग अलग ढंग से किया था। आपका, देखिए, आपकी प्रमुख विचारधारा ये थी कि राजनीति और विचारधारा को
आर्थिक निर्धारणवाद से स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि स्त्री पुरुष अपने संघर्षों द्वारा अपनी परिस्थिति में परिवर्तन ला सके। उन्होंने कहा था जो राजनीति होती है और विचारधारा, इन दोनों को हमारे आर्थिक निर्धारणवाद से पृथक रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति और विचारधारा जो थी आर्थिक निर्धारणवाद से यदि जुड़ती है तो वो उसको प्रभावित करती है। इससे मनुष्य की जो प्रगति है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में उन्होंने ये अपनी विचार प्रस्तुत किया था कि राजनीति को और विचारधारा को आर्थिक निर्धारणवाद से स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि स्त्री पुरुष अपने संघर्षों द्वारा जितने भी मतलब आपसी जो स्ट्रगल जिसे हम कहेंगे, है ना, संघर्षों द्वारा अपनी परिस्थितियों में बदलाव ला सके। उन्होंने पूंजीवादी वर्ग के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी वर्ग के प्रभुत्व को मात्र आर्थिक कारकों से समाप्त नहीं किया जा सकता। वो पूंजीवाद के समर्थक भी रहे हैं, लेकिन वो समस्त विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने बोला था कि पूंजीवादी वर्ग के प्रभुत्व को मात्र आर्थिक कारकों से समाप्त नहीं किया जा सकता, अपितु इसके लिए राजनीतिक बल की आवश्यकता होती है। उन्होंने इसके लिए राजनीतिक बल को बहुत महत्वपूर्ण माना था और इससे भी अधिक विचारात्मक तंत्र की आवश्यकता होती है और जिसने शासित वर्गों के मतलब जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, साइलेंट एक्सेप्टेंस, मूक स्वीकृति प्राप्त करती होती है। यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, उन्होंने पूंजीवादी वर्ग के प्रभुत्व को मात्र आर्थिक कारकों से समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था जो पूंजीवादी वर्ग है, मार्क्स की थी ना वर्ग संघर्ष की अवधारणा की, पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग। उन्होंने बोला था जो पूंजीवादी वर्ग होते हैं, जो ऊंचे बुजुर्गवा, जिसे उन्होंने बोला था कि बुजुर्गवा के मात्र आर्थिक आधारों पर समाप्त नहीं किया जा सकता, अपितु उसके लिए क्या होता है, राजनीतिक बल की आवश्यकता होती है। कि इन्हें उन्होंने पॉलिटिक्स से भी जोड़ा, किसी चीज को सिर्फ आर्थिक, क्योंकि आर्थिक रूप से तो सभी बुजुर्ग वर्ग जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, सिर्फ आर्थिक आधार पर उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए राजनीतिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो राजनीतिक दमन होता है, ग्रामशी क्या कहते थे, राजनीतिक दमन राज्य का विशेषाधिकार होता है, क्योंकि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उसके पास शक्तियां होती है सभी कार्य को या सभी निष्पादित करने की। तो उन्होंने इस बारे में लिखा है, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दमन राज्य का विशेषाधिकार होता है। पूंजीवादी समाजों का स्थायी तत्व अधिकांश कामगार वर्ग पर वैचारिक रूप से प्रभुत्व निर्भर करता है। मतलब जो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, वर्ग संघर्ष की बात, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग होते हैं और श्रमिक वर्ग को का शोषण होता है, तो वही बात ये कहते हैं कि राजनीतिक दमन राज्य का विशेषाधिकार होता है और जो कामगार वर्ग पर वो होते हैं पूंजीवादी समाज, वो उनके प्रभुत्व पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनमें संघर्ष की स्थिति। ग्राशमी कहते हैं कि ये प्रभुत्व पूर्ण रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि कामगार वर्ग यानी ये कामगार वर्ग सर्वहारा के लिए ही आया है, जो कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा का ना, बुजुर्गवाद सर्वहारा, इसकी द्वैत चेतना होती है। द्वैत चेतना वही, आपको याद होगा जब आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा, वो चेतना की बात करते हैं, है ना। और इसमें आगे वे बताते हैं चेतना के एक भाग को पूंजीपति वर्ग अपने पक्ष में बनाए रखता है और दूसरा भाग उसका सामान्य ज्ञान होता है, जो आसपास के संसार या रोजमर्रा के अनुभव पर आधारित होता है। देखिए पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, जिसे कामगार वर्ग श्रमिक वर्गों को उन्होंने बोला है इनके अंदर दैत चेतना होती है। दैत मतलब दो, जिसे हम कहते हैं दो, एक चेतना तो पूंजीपति वर्ग अपने पक्ष में बनाए रखता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो रोजमर्रा हमारे डे टू डे लाइफ के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, उस पर आधारित होता है। और वो क्या कहते हैं, इस सामान्य ज्ञान जो हमारा ये जनरल नॉलेज होता है, इसी में क्रांति के बीज छुपे होते हैं, किंतु इसके विकास के लिए बौद्धिक जनों की जरूरत होती है जो इसे शक्तिशाली बल प्रदान कर सकते हैं। देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अंदर साहस होना चाहिए, और आप देख ही सकते हैं कि यदि किसी बुद्धि वैसे शक्तिशाली वर्ग से लड़ना है तो हमारे पास क्या होने चाहिए,
एक यूनिटी होनी चाहिए और एक नेतृत्व बहुत अच्छा होना चाहिए। अन्यथा हम किसी भी वॉर या युद्ध या किसी भी वैचारिक मतभेद में जीत नहीं सकते, और ये कटु सत्य है। इसी बात को ग्रामशी ने यहाँ बोला है कि जो जनरल नॉलेज होते हैं उसमें क्रांति के बीज होते हैं, लेकिन क्रांति कब पैदा होती है? क्रांति उन्होंने बोला था तब उसके लिए बौद्धिक जनों की जरूरत होती है जो इसे शक्तिशाली बल प्रदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बौद्धिक प्रदर्शन, मानसिक रूप से हम जो वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं वो भी इसके अंतर्गत आती है। ग्रामशी के अनुसार जो त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। देखिए वही बात इन्होंने फिर से रिपीट की है कि समाज में उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब लोग जागे, एकजुट हो, है ना, जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। ये उन्होंने किसके लिए बोला है? इस लाइन पे ध्यान देना आप सभी, इस वाली लाइन पे, जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। इसका मतलब है कि जब सभी लोग मिल जाएं, बौद्धिक जन नेतृत्व करें, और तब क्या होता है, चेतना को करने की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मतलब नेतृत्व करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे देखिए यहाँ पे आप वर्ग संघर्ष पे आ ही गए। आपने कहा था कि वर्ग संघर्ष जो था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या था वास्तव में? अधिकांश जितने हमारे बुद्धिजन होते हैं वो नेतृत्व करते हैं, जिसमें एक समूह पूंजीपतियों के साथ, दूसरा कामगार वर्ग के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए जो वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष में क्या होता है, जब कोई श्रमिकों का नेतृत्व करता है ना। मैंने आपको बताया था बहुत सारे श्रमिक संगठन, श्रमिक दल, जैसे अखिल भारतीय मजदूर संघ, बिम्स्टेक वगैरह आपने सुने होंगे। मजदूरों में भी उनके आपसी संघ उत्पन्न हो गए जो अपने श्रमिकों के हित के लिए लड़ते हैं। तो यही ग्रामशी कहते हैं कि वर्ग संघर्ष जो है इसमें बुद्धिजनों का समूह होता है, जिसमें पूंजीपतियों के साथ और दूसरा कामगार यानी श्रमिकों के साथ होता है। ग्रामशी ने अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देना आप सब लोग, प्राधान्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना, हेगेमनी की एक प्रमुख अवधारणा का प्रयोग किया है। आपने प्राधान्य यानी हेगेमनी की एक अवधारणा का प्रयोग किया है। प्राधान्य से, हेगेमनी से तात्पर्य आपका ऐसी सांस्कृतिक नेतृत्व से है जो शासक वर्ग से होता है। देखिए प्राधान्य क्या होता है? ऐसे सांस्कृतिक नेतृत्व, मैंने कहा ना, ऐसे लीडर से होता है जो शासक वर्ग से होता है। 90 देखिए अब ग्रामशी का एक बुरा समय भी आया, और इस बुरे समय में जो इन्होंने लिखा, इनको विश्व प्रसिद्ध बना दिया था। देखिए सन 1926 1926 में मुसोलिनी ने उन्हें अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण जेल में डाल दिया था, जहां वह कुछ वर्षों बाद ग्रामशी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कारावास के दौरान ग्रामशी ने राजनीतिक दर्शन, भाषा विज्ञान और साहित्य समालोचना जैसे विषयों पर बहुत सारे लेख लिखे। ये लेख ही मृत्यु के बाद प्रिजन नोटबुक, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी, उसमें प्रकाशित हुए थे। और जो ये इनके लेख थे प्रिजन नोटबुक्स में, इनकी विचारधारा को बहुत से बुद्धिजीवियों ने सराहा, और इन्हें इनके मृत्यु के बाद ये वर्ड फेमस हो गए थे। देखिए यहां आप देख सकते हैं मार्क्सवादी समाज विज्ञानों के बीच जो उनकी प्रतिष्ठा बनी, वो किससे बनी थी? उनकी जेल में लिखी गई डायरी, है ना, प्रिज्म नोटबुक, जो मैंने अभी आपको बताया। इस डायरी में जिन विषयों का विश्लेषण किया गया उसमें बुद्धिजन, शिक्षा, इटली का इतिहास, राजनीतिक दल, फांसीवाद, प्राधान्य, हेगेमनी। कई बार आप कहते हैं मैडम ऐसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ में जो हमने कभी सुने ही नहीं है, तो इन्हें पढ़ना पड़ता है। देखो पढ़ोगे ध्यान से वीडियो अगर आप देखेंगे तो हेगेमनी या प्राधान्य और फॉर्ड वॉय आदि ये शब्द ये ग्रामशी ने दिए थे। इन विचारों और अवधारणाओं ने सन 1970 के दशक में मार्क्सवादी सामाजिक विज्ञान उत्पन्न चर्चाओं का ग्रामशी को एक केंद्रीय व्यक्ति बना दिया था। ग्रामशी एक मूलतः मानवतावादी विचारक थे। वह किसी भी प्रकार के निरंकुश तंत्र के विरुद्ध थे। जो थे वे मानवतावादी विचारक थे। कहीं ना कहीं वे लोगों के नेतृत्व और सामान्य लोगों के नेतृत्व, सामान्य नेता के रूप में जाने जाते थे। लेकिन वे
निरंकुश तंत्र के विरुद्ध थे। वो कभी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं करते थे जहां निरंकुशता का शासन हो। इसलिए उन्होंने राज्य के किसी प्रकार के दमनात्मक स्वरूप का विरोध किया, चाहे वह संसदीय प्रकार की सरकार की व्यवस्था ही क्यों ना हो। इसलिए इन्हें बाद में जेल में डाल दिया गया था। उनका जो विश्वास था संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण में था, और इसी कारण उन्होंने लोकतंत्री आंदोलन का समर्थन भी किया था, क्योंकि वे निरंकुशता के विरोधी थे। और निरंकुशता के विरोधी थे, साथ ही साथ वो किसी प्रकार के दमन, बल, लड़ाई झगड़े इसके विरुद्ध थे। आपकी जो प्रमुख कृतियां रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, द मॉडर्न प्रिंस एंड द अदर राइटिंग, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी। सिलेक्शन ऑफ द प्रिजन नोटबुक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके द्वारा जेल में लिखी गई थी। सिलेक्शन फॉर द पॉलिटिकल राइटिंग 1977 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये बच्चों मॉडर्न थिंकर में अंतोनियो ग्राम्शी हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और आपके जेआरएफ की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरीके से जुड़ते रहिए। कमेंट बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक है, कमेंट जरूर करिए।